हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? थोड़ा उदासपना होगा क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो टलने की बड़ी आशंका सामने नज़र आ रही है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष कीर्ति पांडे ने तो इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन आपको पेपर की तैयारी आप करते रहिए, ये मेरा कहना है। हम सभी को पेपर की तैयारी में लगा रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं आज जो हमारी जो क्लास है, जो छूट गया था, उसको हम शुरू करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक शेर के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूँ। तो दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ों टकराना चाहिए, जब तक ना टूटे सांस, जब तक ना टूटे सांस तो जिया जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पे दीवारें हैं, वैसे तो कदम कदम पे दीवारें हैं, अगर कोई ना हो तो खुद से ही उलझ जाना चाहिए, खुद से ही उलझ जाना चाहिए। आइए, तो हम पिछली क्लास में हमने देखा था कि मेवातियों का विद्रोह हुआ था। मेवातियों की समस्या है ना, मेवातियों की समस्या, मेवातियों का विद्रोह यहाँ होता है। देखिए, ये दिल्ली के या दिल्ली में दो आब क्षेत्र में रहते हैं। दो आब क्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में दो आब क्षेत्र में रहते हैं ये। और इनके डर से जियाउद्दीन बर्नी ये चीज बताता है कि शाम होने से पहले जो है दिल्ली के जो घर के जो दरवाजे थे वो बंद हो जाते थे, यानी कि घर के फाटक बंद हो जाते थे। किनके डर से? मेवातियों के डर से। तो गद्दी पे बैठते ही सबसे पहले जो है इनका दमन करता है, मेवातियों का दमन करता है। कब? आप कहोगे 1267 ईस्वी में, 1267 ईस्वी में। तो 1266 में तो आप कहोगे बलबन जो है गद्दी पे बैठा था। तो मेवातियों का विद्रोह दबाया गया 1267 ईस्वी में। फिर आप कहोगे ये अवध है, तो अवध के क्षेत्र में, या आप कहोगे दो आब क्षेत्र में, ठीक, वहां भी विद्रोह होता है। अवध के क्षेत्र में या अवध के दो आब क्षेत्र में भी विद्रोह होता है। तो उस विद्रोह को दबाने का भी काम बलबन ने किया, यानी कि गद्दी पे बैठते ही विद्रोह होने लगे हैं। ये एक बड़ी समस्या थी बलबन के सामने। फिर इसके बाद ये कटेहरों को भी शांत किया, कटेहरों को भी शांत किया, यानी कि इनके विद्रोह को भी दबाने का काम किया। अपने विद्रोहियों का दमन करने के बाद बलबन ने सोचा कि कुछ किलों का निर्माण किया जाए। तो किलों में आप कहोगे गोपालगिरी का किला बनाया। ये कहां पड़ता है? आप कहोगे हरियाणा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? हरियाणा में। और हरियाणा के भी आप कहोगे गुड़गांव में पड़ेगा। कहां? गुड़गांव में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां से एक अफगान की नियुक्ति की गई, अफगान की नियुक्ति की गई। तो आपको इतिहास में यहां से अफगान आपको नजर आ रहे हैं। जब हम अफगान पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि अफगान आपको कहां देखने को मिले थे इतिहास में। तो बलबन के समय में मिले थे। तो दिल्ली के चारों कोनों पर, आगे दिल्ली के चारों कोनों पर 4 किले बनवाए। क्या बनवाए? 4 किले। पहला आप कहोगे भोजपुर। पहला क्या बनाया? भोजपुर। दूसरा पटियाली। तीसरा
तीसरे में आप लिखेंगे कंपिली, कंपिली, कंपली, ठीक, भोजपुर, पटियाली, कंपली, ठीक। इसके बाद आप लिखना जलाली, ये जलाली, ये 4 किले हैं। इन चारों किलों का निर्माण करवाया और इन 4 किलों पर आप कहोगे अफगान अधिकारियों की नियुक्ति की। किसकी करी? अफगान अधिकारियों की, अधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक। यहां से जो 4 किले बनवाए, तो यहां से आप हो गए अफगानों की नियुक्ति करता है कौन? बलबन। बलबन ये चाहता था कि यहाँ से जो दिल्ली सल्तनत में जो अमीर लोग हैं या तुर्क लोग हैं, इनकी नियुक्ति ना करके यहाँ से एक नई जाति को लेके आऊं, ताकि मैं एक इन विद्रोह को मैं रोक सकूं। तो भोजपुर, पटियाली, काम्पली, जलाली में अफगानों की नियुक्ति करता है। तो जब हम अफगान पढ़ेंगे, तब जब लोधी वंश हम आपको पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखना, तो आपको ये अफगान कहाँ देखने को मिले, तो आप कहोगे बलबन के समय में मिले। जैसे कि मैं अगर आपको कहूँ कि जो खिलजी थे, खिलजी वंश में जो खिलजी लोग थे, वो कहाँ, खिलजी अधिकारी कहाँ देखने को मिला था? तो एक अधिकारी ने आप कहोगे मोहम्मद गोरी को बचा दिया था। तो ऐसे ही हम बात करेंगे आगे चल के। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है बलबन की समस्या बंगाल को लेकर, यानी कि बंगाल की समस्या, बंगाल की समस्या, बंगाल की समस्या। देखिए, मैं बंगाल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। बंगाल जो है, तुर्क लोग जो है बंगाल के बारे में क्या क्या कहते थे? ये एक परिपूर्ण नर्क है। बंगाल के बारे में कहते हैं तुर्क लोग, ये बंगाल परिपूर्ण नर्क है। और इसके बारे में कहते थे कि बंगाल जो है, बंगाल जो है विद्रोहियों का नगर है या शहर है, ठीक। यानी कि जब कोई शासक ढीला पड़ जाएगा, यानी कि कुछ अयोग्य की उसमें श्रेणी में आएगा, तो कोई ना कोई इख्तियार उसका या सगा संबंधी अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा। क्या कर लेगा? स्वतंत्र कर लेगा। तो बंगाल को विद्रोहियों का नगर भी कहा जाता है। और आप कहोगे तुर्क लोग किस नाम से पुकारते थे? ये परिपूर्ण नरक कहकर बंगाल को संबोधित करते थे। मैं बात करना चाहता हूं निजाम नासरुद्दीन महमूद के समय में, जब 1254 ईस्वी में एक आप कहोगे अरसला खां ये स्वतंत्र हो गया था। क्या हो गया था? स्वतंत्र, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। क्या कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था। फिर बलबन के समय में 1275 ईस्वी में, 1275 ईस्वी में बलबन का दास यहां से आप कहोगे तुगरिल खां था। कौन था? तुगरिल खां। तुगरिल खां ने भी 1275 में एक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। यानी कि अरसला खां ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। 1275 में बलबन का दास जो था तुगरिल खां, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और अपनी एक उपाधि के साथ तुगरिल खां ने सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल की गद्दी पे बैठ गया था, यानी कि बंगाल को स्वतंत्र कर लिया था। अब बलबन के सामने ये समस्या है। तो पहले तो इसका विद्रोह दबाने के लिए, या ये स्वतंत्र हो गया है, इसको पराजित करने के लिए आप कहोगे। और एक बात ध्यान रखना, किसी सुल्तान के सामने, दिल्ली सल्तनत में किसी सुल्तान के सामने किसी
दास का पहला विद्रोह यही कहलाएगा, तुगरिल खां का। तुगरिल खां दास है बलबन का, तो बलबन यानी कि किसी सुल्तान के सामने किसी दास का पहला विद्रोह कहलाएगा। ये बंगाल का विद्रोह जो होगा, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र जो करा था, ध्यान रखना। आगे आगे बढ़ते हैं। ये अवध का इक्तेदार है, अवध का इक्तेदार। अवध का इक्तेदार का नाम है अमीन खां। क्या नाम है? अमीन खां। अब अमीन खां को भेजेगा बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए। यहां से तुगरिल खां होगा। अब ध्यान रखना, इसके बाल ऐसे हैं जो तेरे नाम वाले बाल, बड़े लंबे लंबे बाल हैं इसके, यानी कि जैसे तेरे नाम की बीच की मांग का अलग काटते हैं ना, तो ऐसी इसके अमीन खां के लंबे लंबे बाल, यानी कि लंबे बाल बालों वाला इसको कहेंगे। आप कहोगे लंबे, हाँ, लंबे बालों वाला, लंबे बालों वाला इसको कहेंगे, अमीन खां को कहेंगे। तो ये अवध का इक्तेदार था और बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए इसको भेजा गया, लेकिन यह असफल रहा। ये क्या रहा? असफल, असफल रहा। ठीक, तो भैया क्या काम करा? अमीन खां को अयोध्या के फाटक पर लटका दिया गया। बलबन ने इसको मरवाकर अयोध्या के फाटक पर इसको लटकवा दिया गया। फिर इसके बाद बंगाल तो अभी स्वतंत्र ही है। फिर क्या काम करता है बलबन? 80 साल का तो खुद है ही, 80 साल का बलबन, 80 साल का बलबन और बुगरा खां। बुगरा खां, बुगरा खां कौन है? ये बलबन का पुत्र है। दोनों जाते हैं, दोनों संघर्ष करते हैं लगभग 3 साल तक। 3 साल तक युद्ध चलता है। और आप कहोगे ये तुगरिल खां जो था, बंगाल का जो स्वतंत्र शासक है इस समय, कौन है? तुगरिल खां। तुगरिल खां जो है ये उड़ीसा की तरफ भाग जाता है। कहां भाग जाता है? उड़ीसा की तरफ भाग जाता है। तो 80 साल का तो बलबन, यानी कि बहुत उम्र होती है इस समय, तो बलबन और बुगरा खां, तो आप कहोगे बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं और वहां से आप कहोगे बुगरा खां को नियुक्त कर देते हैं। बुगरा खां को नियुक्त कर देते हैं। और बुगरा खां को जब वहां नियुक्त कर दिया गया तो बुगरा खां को कुछ बातें भी समझाई। बलबन ने कहा कि तुम यहाँ के इक्तेदार तो हो, यहाँ के आप नवाब तो बना दिए गए हो या इक्तेदार तो बना दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली के शासक के प्रति आपको ईमानदार रहना जरूरी है। चाहे किसी भी वंश का शासक हो, दिल्ली के शासक के प्रति तुम्हें ईमानदार रहना है। क्यों? क्योंकि राजा का जो पद है, राजा का जो पद है वह आप कहोगे निरंकुश, निरंकुशवाद का, निरंकुशवाद का या निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। ठीक, आप कहोगे निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो ये बातें आप कहोगे बलबन ने किसको बताई थी? बुगरा खां को बताई थी। और बुगरा खां जो है यहीं का इक्तेदार बना रहता है, क्योंकि उसके पुत्र जो है, अभी में हम बात करेंगे, मोहम्मद खां होगा। ठीक, वो मंगोलों से लड़ते हुए मर जाएगा, लेकिन बुगरा खां जो है आप कहोगे बंगाल की गद्दी से ही खुश रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया एक, जब ये 3 साल तक, ध्यान रखना, 3 साल तक
यहाँ से एक युद्ध चल रहा है बंगाल के तुगरिल खां से, जो उसका दास था। तो 3 साल तक दिल्ली में कौन है इस समय? तो बलबन ने क्या काम करा, अपने मित्र फखरुद्दीन को ठीक यहाँ का आप कहोगे कार्यवाहक सुल्तान बना के गया था। अपने ये मित्र था, तो 3 साल तक इसने यहाँ से गद्दी या इसको सौंप के गया था। तो 3 साल तक इसने व्यवस्था बना के रखी, और जब वापस आया था बंगाल से, तो अपने मित्र को यहाँ से शासन व्यवस्था संभालते हुए तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो जो इसकी जो पोशाक थी, अपनी जो खुद की जो पोशाक थी, वो फखरुद्दीन को भेंट कर दी थी। यानी कि फखरुद्दीन अपने मित्र से ये बहुत प्रसन्न रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन अपने विद्रोहियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति का पालन करता है। रक्त एवं लौह की नीति का पालन करता है। ठीक। और ध्यान रखना, ये समस्या तो खत्म हुई, लेकिन एक समस्या और सबसे बड़ी है, मंगोलों की समस्या। तो मंगोलों की समस्या हेडिंग डालेंगे हम, मंगोलों की समस्या पढ़ने से पहले अभी आपने पढ़ा कि जब अपने विद्रोहियों के प्रति कैसी नीति अपनाता है, रक्त एवं लौह की नीति का पालन करता है। कौन? बलबन। और मंगोलों की नीति के प्रति या मंगोलों के प्रति आप कहोगे शक्ति एवं कूटनीति का पालन करेगा। तो ये आपके पेपर में आ सकता है, अपने विद्रोहियों के प्रति तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन करता है, और मंगोलों के प्रति शक्ति एवं कूटनीति का पालन करता है। देखिए, वैसे तो बलबन जो था एक योग्य शासक था, चतुर भी था, और बलबन चाहता तो वे साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। लेकिन बलबन ने अपने राज्य को या साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण करना चाहा, यानी कि उसको स्थायी बनाना चाहा। वैसे तो बलबन एक साम्राज्यवादी शासक था, वो चाहता तो अपने राज्य की सीमा बढ़ा सकता था। वो खुद कहता भी था कि मैं मंगोलों की सेना का सामना तो मैं करूंगा, अवसर मिला तो मैं अपनी राज्य की सीमा का विस्तार भी करूंगा। ठीक। आइए ये बात करते हैं मंगोलों की समस्या को लेकर। ये मैंने उत्तर पश्चिम की ये दिशा बनाई है, उत्तर पश्चिम की दिशा। यहां से बलबन का चचेरा भाई शेर खां नियुक्त कर रखा है। शेर खां, क्या नाम है? शेर खां। तो इसने भी विद्रोह कर दिया था, इसके विद्रोह को दबाना पड़ा। फिर उसके बाद आप कहोगे मोहम्मद खां एवं बुगरा खां को नियुक्त करा था। यानी कि कुछ किलों का सूबेदार किसको बनाया गया था? बुगरा खां को बनाया था। ये कौन है भाई? मोहम्मद खां कौन है? आप कहोगे ये बलबन का पुत्र है, ये बड़ा पुत्र है, और बुगरा खां आप कहोगे छोटा पुत्र है, यानी कि दोनों पुत्र हैं ये। ठीक। तो मोहम्मद खां और बुगरा खां, तो कुछ किलो का सूबेदार या इक्तेदार आपको बुगरा खां को बनाया, और कुछ किले का इक्तेदार मोहम्मद खां को बनाया, ताकि उत्तर पश्चिम से रक्षा की जा सके दिल्ली की। लेकिन मंगोलों का आक्रमण हो जाता है। यहां से तमर के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है, और छंद कंदली के युद्ध में अब ये कहाँ है स्थान?
छंद कंदली कहाँ है? छंद कंदली आप कहोगे सिंध के सीमा पर है, सिंध के सीमा पर है। तो यहां से मोहम्मद खां जो है, जिसको आप कहोगे खान शहीद भी कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद खां की आप कहोगे मृत्यु हो जाएगी लड़ते हुए, मंगोलों से लड़ते हुए। ये कब की बात है? ये खुद युद्ध कब हुआ? 1286 ईस्वी में आप कहोगे ये मोहम्मद खां लड़ते हुए मारा जाएगा। और यहाँ जब मोहम्मद खां मारा जाता है तो आप कहोगे बलबन को बहुत दुख होता है। यहाँ से मोहम्मद खां को खान शहीद की उपाधि बलबन देता है, क्योंकि ये मंगोलों से लड़ते हुए मारा जाता है, क्योंकि ये एक बड़ा योग्य पुत्र था, बलबन का बड़ा पुत्र था, और यह एक योग्य भी था। और आप कहोगे बलबन ने मोहम्मद खां को यानी कि खान शहीद को उत्तराधिकारी भी घोषित कर रखा था। तो जब इसके मर जाने से आप कहोगे बलबन की कमर टूट गई। और जियाउद्दीन बर्नी इस बात को बताता है कि जब इसकी मृत्यु होगी तो अपने पुत्र के वियोग में 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? बलबन की मृत्यु हो जाती है। एक बात और इम्पोर्टेंट रह गई कि जो ये मोहम्मद खां है, मोहम्मद खां के समय में ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा जरूर अगर आपने थोड़ा सा सही से पढ़ लिया, ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो को आप कहोगे तोतिया हिंद भी कहा जाता है, या तूतिए हिंद भी कहा जाता है, तूतिए हिंद भी कहा जाता है। और एक और है दूसरा व्यक्ति आप कहोगे अमीर हसन देहलवी, ठीक। ये भारत का सादी के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का शेख सादी लिखना आप, शेख सादी कहा जाता है। तो दोनों जो है मोहम्मद खां के समय से ही, या मोहम्मद खां के समय में ही अपना जीवन का जो साहित्य लिखने की जो शुरुआत है वो मोहम्मद खां के समय से ही होती है। तो ये आपने मंगोलों की समस्या पढ़ ली। और जो विद्रोह हुए, आप कहोगे मेवातियों का जो विद्रोह हुआ था, कटेहरों का जो विद्रोह हुआ था, अवध के विद्रोह को दबाया था, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी बलबन के सामने। और ये मंगोलों की भी एक समस्या थी, लेकिन यहाँ से बलबन ने अपने पुत्र को खो दिया। मंगोलों का जो समस्या थी वो समाप्त हुई, लेकिन आगे भी जब बलबन का जो उत्तराधिकारी होगा तो 1288 में भी आप कहोगे मंगोलों का आक्रमण होगा। तो यहाँ तक हम इसको पढ़ लेते हैं जो इसकी समस्या थी। कल हम बात करेंगे जो इल्तुतमिश ने आप कहोगे चालीसा का जो स्थापना की थी उसका दमन करेगा कौन? बलबन करेगा। और बलबन का जो राजत्व होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। बलबन का जो राजत्व होगा उसको हम पढ़ेंगे। और बलबन के शासनकाल में आप कहोगे जो प्रशासनिक सुधार होंगे उसको भी हम पढ़ेंगे। और यहाँ से हमने बलबन की मृत्यु तो हमने पढ़ी ली है कि 1287 में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसके वियोग में? अपने पुत्र के वियोग में 1 साल बाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।